तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल राजस्थान ज्ञान में। तो दोस्तों आज है 29 अप्रैल और 13 से नहीं, सॉरी, 1 मई से मेरा करंट अफेयर वापस से शुरू करने का विचार है। तो क्या कहते हो आप लोग कि शुरू किया जाए या नहीं किया जाए? आप लोगों के सजेशन पे ही चैनल चलेगा कि 1 मई से करंट अफेयर शुरू करने का प्लान है, और जिसमें डेली के करंट अफेयर होंगे और राजस्थान पे स्पेशल जोर देने की कोशिश करूँगी कि राजस्थान से रिलेटेड कोई भी न्यूज़ छूटे नहीं। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात कि विचार है कि एक बड़ा क्वेश्चन रोज़ करंट अफेयर्स का आपके सामने डिस्कस किया जाएगा। मतलब जो भी एडिटोरियल आया है, जैसे भास्कर में आया है, पत्रिका में आया है या फिर हिंदू का मुझे इम्पोर्टेंट लगा, तीनों में से एक एडिटोरियल या एक कोई इम्पोर्टेंट न्यूज़ ले ली जाएगी। वो होगा इंटरव्यू पर्पज़ के लिए और मेंस पर्पज़ के लिए, है ना। कि इंटरव्यू और मेंस, इंटरव्यू में जो क्वेश्चन अपने से डिस्कशन होता है उसके लिए। तो अभी जैसे एईएन के इंटरव्यू हैं और आरएएस के इंटरव्यू बच रहे हैं, साथ ही मेंस में आंसर राइटिंग के लिए। तो यहाँ से हमारा डेली का एक आंसर भी तैयार हो जाएगा। मैं उसी तरह से प्रिपेयर करूँगी जिस तरह से मेंस में अपन लोग आंसर लिखते हैं। कि डेली के करंट अफेयर आप लोगों ने 3 पेपर आपके सामने डिस्कस कर चुकी हूँ और प्री का पेपर भी डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आप समझ ही गए होंगे कि करंट अफेयर कितनी इम्पोर्टेंट है अपने लिए। तो इससे क्या होगा, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और डेली एक मुद्दा भी तैयार हो जाएगा। प्लस कोशिश करूँगी कि 10 छोटे क्वेश्चन रोज़ के करंट अफेयर्स में से 10 तो मिनिमम होने ही चाहिए, जितने भी मुझे मिलेंगे पेपर में। तो उतने कोशिश करूँगी कि वो, और प्लस एक बड़ा क्वेश्चन डेली का लेके चला जाए। तो आप लोग क्या कहते हो? आप लोगों का सजेशन के लिए मतलब रिक्वेस्ट है कि आप लोग नीचे सजेस्ट करिएगा कि हाँ या ना, है ना। उसी के अकॉर्डिंग चैनल चलेगा आगे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आज का जो पेपर है 4th पेपर है ना। और मेंस में, आरएएस मेंस में लास्ट पेपर होता है। और 4th पेपर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होता है रैंकिंग के लिए और पास होने के लिए भी। तो पास होने के लिए तो चारों पेपर ज़रूरी है, उसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं है। प्लस रैंकिंग के लिए, जैसे कि यही एक पेपर है जिसमें दोस्तों 200 में से 104, 110 और लोगों के 117 से भी ज़्यादा, मतलब 125 तक भी नंबर आए हैं 200 में से, है ना। इतने नंबर बाकी पेपर्स में बहुत रेयर आते हैं और ये कहें कि नहीं आते हैं। तो अभी अभी जिनकी कॉपी आई है, मतलब अभी जिनके मार्क्स डाले गए हैं, जो 2018 के एग्ज़ाम में, मतलब मेंस जिनका क्वालिफाई नहीं हो पाया, उनके मार्क्स डाले गए हैं। तो वो लोग जैसे अपने नंबर शेयर कर रहे हैं ना, तो उस हिसाब से पता चल रहा है कईयों के जो फेल हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनके 4th पेपर में 104, 105 और 110 नंबर भी देखे हैं। तो इतने नंबर इस पेपर में बटोर सकते हैं। तो इसको हम एक स्कोरिंग पेपर मानते हैं कि इसमें जितना ज़्यादा स्कोर कर लिया रैंक बढ़ाने में अपनी, उतने ही ज़्यादा सहयोगी पेपर ये होगा। ये होता है दोस्तों प्योरली हिंदी और इंग्लिश का पेपर। पेपर बहुत बड़ा होता है, सबसे बड़ी चुनौती इसको पूरा करने की ही होती है। तो जिसने पेपर को पूरा कर लिया तो उसके नंबर अच्छे आने की संभावना है, क्योंकि बहुत लोगों का पेपर छूट जाता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस आज ही से शुरू कर दीजिए। जो अपने एम को, मतलब आरएएस बनने का एम लेके चल रहे हैं, ना सिर्फ अभी प्री के सपने देख रहा है बल्कि उनका लक्ष्य है कि आरएएस ही बनना है, तो फिर मेंस भी साथ लेके चलोगे ना। तो इसीलिए अभी से दिन का एक क्वेश्चन, तो अभी कुछ भी नहीं है तो भी एक क्वेश्चन तो करंट अफेयर में से तैयार कर लीजिए। डेली का कोई भी एडिटोरियल उठा लीजिए और वो तैयार कर लीजिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पेपर। दोस्तों ये निर्देश है और रेफर के लिए है। यहाँ से शुरू होता है यूनिट फर्स्ट। तो जो दोस्तों जनरल व्याकरण है, पहले हिंदी की आएगी, फिर हिंदी के ही मतलब छोटे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, और फिर इंग्लिश की व्याकरण, और फिर इंग्लिश के बड़े क्वेश्चन। तो हिंदी देख लेते हैं। वर्षा, इनकी संधि करनी है ना। ये संधि विच्छेद दिया गया है, इनकी संधि करनी है। वर्षा प्लस ऋतु, प्रति प्लस स्थित, उत प्लस श्वास और ग प्लस अन। ये देखिए 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, तो मतलब ये आधा आधे नंबर की एक संधि है ना। छोटे छोटे से नंबर ऐसे नहीं होता कि एक दाना चिड़िया एक दाना चुग चुग कर, मतलब अपना घरौंदा, ऐसे कहते हैं कि एक वो तिनका बिन बिन कर घरौंदा बनाती है। उसी तरह से दोस्तों इन पेपर में छोटे छोटे से चीज़ों से नंबर बटोर बटोर के मार्क्स बनाए जाते हैं। तो आधा आधे नंबर की ये संधियाँ हैं। फिर दूसरी भी ऐसे ही आधे आधे नंबर की है, इनका विच्छेद करना है। तद्रूप, मध्यवर्ती,
चतुष्पद ममेतर। हार्ड नहीं आती है संधि, आपको दिख भी रहा होगा कि इजी है, आप सोच रहे होगे अरे ये तो मैं अभी कर दूँ, है ना। लेकिन क्या होता है जब इतनी सारी करते हैं ना तो 3 में से एक गलत हो गई मान लो, है ना, उधर आगे 3 में से एक गलत हो गई, नहीं होती है वैसे बहुत अच्छी प्रैक्टिस में, लेकिन छोटी छोटी माइनर माइनर सी गलतियाँ, क्योंकि एक तो पेपर बड़ा बड़ा वाइड होता है, सोचने का टाइम बहुत कम मिल पाता है, जल्दी जल्दी जैसे जैसे हाथ चलता रहता है करते जाते हैं ना, बहुत जल्दी हाथ चलाना पड़ता है, तो इजी पेपर मतलब। लेकिन ये जो पेपर था 2018 वाला, वैसे हिंदी इंग्लिश का जो 2016 का पेपर आया था ना मेंस का, वो बहुत इजी था, है ना, उसमें लोगों ने बहुत नंबर बटोरे हैं। लेकिन 18 वाला इतना इजी नहीं बोल सकते हैं जितना इजी बाकायदा औरों का आता, मतलब और सालों का आया। ये थोड़ा सा हार्ड पेपर था। और इसकी फिर से संधि करनी है, देवी प्लस ऐश्वर्या, निर प्लस रव, मातृ प्लस आज्ञा, मृद प्लस मैं, है ना। और इन उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द बनाने हैं, दर और परा, है ना, दो दो शब्द बनाने हैं, ठीक है। और ये जो प्रत्यय लगाने हैं, नहीं, इन शब्दों में उपसर्ग हमें अलग करने हैं, प्रत्यक्ष में, वीक्षक में, अनुपजाऊ में और बेनज़ीर में, ठीक है। और इन प्रत्ययों के संयोग से, ये प्रत्यय है, उपसर्ग आगे जुड़ते हैं, प्रत्यय पीछे जुड़ते हैं, इनके संयोग से अपन को दो दो शब्द बनाने हैं। एक तो है यह, एक है नाक, जैसे शर्मनाक, दर्दनाक, है ना, इस तरह से। और ये दोस्तों प्रत्यय इनमें पृथक करने हैं, शारदीय, कारक, घनेरा और सौष्ठव, इनमें से हमें प्रत्यय अलग करने हैं। अब बाकी के विलोम शब्द लिखने हैं दोस्तों। तृष्णा का विलोम शब्द लिखना है, सायास का लिखना, अभिज्ञा और सूकर, ठीक है। ये देखो दो दो नंबर के ही चल रहे हैं, लेकिन कितने सारे दे दिए तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है इन क्वेश्चन में। आते आते भी मतलब बहुत इजी सा है, जैसे अंतरंगी है, आ रहा है विलोम शब्द, है ना, आते आते भी एकदम से पेन रुक जाता है ना। फिर ऐसे सोचते हैं यार बहिरंगी था क्या, पक्का यही था ना, मतलब इतना कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं दोस्तों, है ना, तो हो जाता है थोड़ा सा खोज पोज टाइप। लेकिन चलते हैं आगे। इनके विलोम शब्द लिखने हैं हमको, अध्ययतन, अंतरंग, आधृत और स्तेय, ठीक है। इसके दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, परोक्ष के दो पर्यायवाची लिखने हैं और कूट के दो पर्यायवाची लिखने हैं, ठीक है। अब आगे भी दो पर्यायवाची लिखने हैं, अरण्य के लिखने हैं और पुरुषार्थ के लिखने हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ये क्या हो रहा था कि परोक्ष के आ रहे थे, अरण्य के आ रहे थे। अब कूट समझ में नहीं आ रहा था, इसने कौन सा वाला कूट लिखा है, कूट के नहीं आ रहे थे पर्यायवाची। हम क्या करते हैं कि चलो बुक्स का नाम तो बाद में बताऊंगी, दो बुक्स पर्टिकुलर होती हैं आरएएस के लिए, हिंदी और इंग्लिश के लिए, वही बुक्स हमेशा आज तक के रिकॉर्ड है, आरएएस के अभ्यर्थी वही बुक्स पढ़ते आए हैं। तो क्या होता था उसमें से व्याकरण अब की बार थोड़ी सी डिफरेंट दे दी। जैसे कि क्या होता है, हमारा टारगेट होता है कि ये जो हिंदी की व्याकरण है ना, ये बिल्कुल भी गलत नहीं करनी है, इसमें तो पूरे में से बुरे लेने हैं, है ना, इसलिए हम लोग बहुत पढ़ते हैं हिंदी इंग्लिश। लेकिन क्या था, ये कुछ कुछ चीज़ें है ना इस बार थोड़ी सी डिफरेंट दे दी थी उन बुक से जिनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं, बहुत उनमें ही इतना ज़्यादा वाइड है, और उनसे भी थोड़ा सा वाइड दे दिया था, तो थोड़ा सा हमें डिफरेंट लगा था पेपर इस बार, पर कोई बात नहीं, ऐसा तो चलता रहता है। ये दोस्तों शब्द युग्म है, इनके अर्थ बताने हैं, वर्ण और वृण का अग और अघ, है ना, इनके में दो दो मतलब दोनों के अर्थ बताने हैं। फिर शब्द युग्मों में भेद स्पष्ट करना है, अपत्य और अपथ्य और साम और शाम, ठीक है। ये दोनों शब्द युग्म ही है, ये सब दो दो नंबर के हैं, तो ये एक एक आधे 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 का हो गया ना, एक गलत भी हो गया तो आधा नंबर कट जाएगा, ऐसे है। निम्नांकित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए, सेवा या टहल करने की इच्छा रखने वाला, चोरी छिपे माल को ले जाने वाला, तस्कर याद आ गया होगा आपको, ठीक है। और वाक्यांशों के लिए एक सार्थक, जिससे पार करना कठिन हो, दुर्गम आएगा इसका, है ना, जो दूसरों के स्थान पर अस्थायी रूप से काम करे। इनके सबके एक एक शब्द लिखने थे। और निम्न वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए, उस करुण दृश्य को देखकर मेरी आँख में आंसू भर गए, है ना। तो यहाँ समझ गए होगे आप क्या गलती है। यह संस्मारक संगमरमर पत्थर से निर्मित है, यह स्मारक संगमरमर पत्थर से निर्मित है। तो संगमरमर खुद अपने आप में पत्थर का ही नाम है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ पे पत्थर शब्द लगाने की जरूरत थी। आवाज़ थोड़ी भारी लगेगी दोस्तों, आज थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, गला ख़राब है, तो एडजस्ट कर लेना, वैसे समझ में तो आ ही रही होगी। इन वाक्यों का शुद्ध रूप लिखिए, वह प्रायः बार बार मुझे मिलने आता है। तो शुद्ध रूप लिखना है, समझ गए होंगे आप, बार बार लगा दो या प्रायः लगा दो, एक ही चीज़ लगानी। तो बच्चे को ठंडा करके दूध पिलाओ, है ना,
तो इसमें क्या आएगा, बच्चे को दूध ठंडा करके पिलाओ। फिर जो है 18th में निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखना है हमें। ये गलत शब्द लिखे हुए हैं, मलय युद्ध, मल युद्ध ऐसे लिखा हुआ है, इसका शुद्ध रूप लिखना है हमको। इसमें ध आधा आएगा, मैं क्यों बता रही हूँ आप समझ ही रहे होंगे। वैसे भी कृत्य, कृत्य इसको सही करना है, महात्म्य है ना, महात्म्य इसको सही करना है, और अंतर्द्वंद इसको सही करना है। अब दोस्तों निम्नांकित के शुद्ध रूप ये भी वही, अनुसंगिक, पुनरावलोकन, तंदुरुस्त है ना, तंदुरुस्त, तंदुरुस्त और स्थायित्व, इनको सही करके हमें लिखना है। मुहावरों के सार्थक प्रयोग कीजिए, अर्थ नहीं बताने हैं, सिर्फ शब्दों में प्रयोग करना है, मतलब वाक्य में प्रयोग करना है। आँखों में चर्बी छाना और हाथों के तोते उड़ना। अब वैसे तोते उड़ना पढ़ा था, लेकिन हाथों के तोते उड़ना मुझे याद नहीं है कि कुछ इसका अर्थ हमने पढ़ा था। हाथों के तोते उड़ना नहीं पढ़ा था शायद, ये डिफरेंट आ गया था मुहावरा। और नाक का बाल होना और पानी पी कर कोसना। तो दोस्तों यही हो रहा था, इसमें एक मुहावरा नहीं आ रहा था और इसमें ये नहीं आ रहा था। पानी पी कर कोसना इसका भी नहीं आ रहा था, एग्जैक्ट अर्थ नहीं आ रहा था कि इसका कहाँ प्रयोग करें। ठीक है, अब इनका भावार्थ लिखना है दोस्तों। उनका तो वाक्य में प्रयोग करना था, इनका एग्जैक्ट भावार्थ लिखना है। तेल देखो तेल की धार देखो, नक्कार खाने में तूती की आवाज़, इनका अर्थ लिखना था हमें। और इनका भी भावार्थ लिखना है 23rd में। मुद्दई सुस्त गवा चुस्त, सूत न कपास जुलाहे से लट्ठम लट्ठा, है ना, इनका हमें भावार्थ लिखना था। दोस्तों पारिभाषिक शब्द आते हैं हमें और इनका अर्थ बताने होते हैं। बहुत सारे पारिभाषिक शब्द होते हैं, हम बहुत रटते हैं। तो ये थे डेटिन्यू और ये है स्टेचरी, क्या बोलते हो जो भी है, मेरी इंग्लिश तो बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो ये है, इसका मतलब सांविधिक होता है, ये मुझे पता है। ठीक है, और इनका भी पारिभाषिक शब्दों का हिंदी पारिभाषिक शब्द लिखिए तो एक कट मोशन है और सुपरसीड है। ठीक है, कटौती प्रस्ताव और सुपरसीड उस टाइम तो याद था, अब मैं भूल गई। अग्रेषित करना या कुछ तो होता था ऐसा। ठीक है, ये बुक्स में होते हैं, हमें रटने पड़ते हैं ना। और ये दोस्तों एक उचित शीर्षक देते हुए 2/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण करना, ये पार्ट बी आ गया। इतनी देर ये 25 जो क्वेश्चन है वो छोटे वाले चले हैं, है ना। अब बड़ा वाला पार्ट आ गया कॉम्प्रिहेंशन। इसमें अब हमें पहली चीज़ दी है कि हमें संक्षिप्तीकरण करना है और एक शीर्षक देना है। तो 2 नंबर तो हैं दोस्तों शीर्षक के और 8 नंबर है संक्षिप्तीकरण के। 10 नंबर का ये क्वेश्चन होगा। तो पहले पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, फिर एक अच्छा शीर्षक उसका बनाना है और फिर हमें उसका संक्षिप्तीकरण करना होता है। तो ये हमें करना था। आगे, निम्नलिखित कथन का भाव विस्तार कीजिए। असफलता सफलता का आधार स्तंभ है, 100 शब्दों में इसको विस्तारित करना है। पल्लवन बोलते हैं शायद अपन, है ना, पल्लवन विस्तार करना, वो इसका करना था। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है ना नंबर बटोरने के लिए बड़े शानदार होते हैं। ये वाला भी, ये वाला भी, हिंदी इंग्लिश तो है ही नंबर बटोरने के लिए। इसमें क्या है, हम अच्छी अच्छी लाइंस लिख दे, लोगों की कोटेशन लिख दे या फिर किसी का एग्जाम्पल लिख दे तो अच्छे से हम प्रभावित कर सकते हैं सामने वाले को। ये दोस्तों हमारा आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर की ओर से प्राचार्य राजकीय कन्या महाविद्यालय नोखा को 2017-18 में महाविद्यालय में संपन्न गतिविधियों की रिपोर्ट प्रेषित करने के लिए अनुस्मारक लिखना है। तो ये जो लोग अभी नए हैं वो नहीं समझेंगे अनुस्मारक क्या होता है, ये क्या होता है। ये आप लोग जब मेंस की तैयारी करोगे तो सीखोगे। ये कई तरह के लेटर होते हैं जो हमारे सिलेबस में थे और हमने हर तरह का लेटर लिखना सीखा था। हर एक लेटर में माइनर माइनर सा डिफरेंस होता है, बस वो डिफरेंस याद रखना है। क्योंकि अगर आपने ड्राफ्ट सही नहीं बनाया, प्रारूप सही नहीं लिखा लेटर का, तो 10 में से 0 नंबर आएंगे। आपने अगर प्रारूप सही लिख दिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर उसमें आ सकते हैं। तो ये एक लेटर था जो हमें लिखना था। दूसरा है, मुख्य वन संरक्षक राजस्थान जयपुर की ओर से समस्त जिला वन संरक्षकों के नाम एक परिपत्र लिखे जिसमें जुलाई माह में जिला स्तर पर सघन पौधारोपण अभियान चलाने का उल्लेख हो। ये परिपत्र है, वो स्मारक है। सबके अलग अलग ड्राफ्ट होते हैं दोस्तों, बस वो माइंड में याद रखना पड़ता है। वो याद कैसे रहते हैं कि एक एक पेज बना बना के जहाँ आप पढ़ते हो डेली वहाँ चिपका लो। ये परिपत्र, एक परिपत्र लिख के चिपका लो, एक अनुस्मारक चिपका लो, ये सब आपको चिपकाने पड़ेंगे। और रोज़ कोशिश कीजिए कि आज एक परिपत्र लिख दिया, आज एक अनुस्मारक लिख दिया। इसीलिए तो कहती हूँ बहुत वाइड सिलेबस है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और सब लोग करते हैं। जो एक बार प्री पास करते हैं धीरे धीरे अपने आप फ्लो में आने लगते हैं सब लोग।
तो ये वो था। और इसका दोस्तों हिंदी अनुवाद करना है हमें, है ना। एक पैराग्राफ दिया है, मैन इज़ द इमेज ऑफ गॉड, ही सिम्बोलाइज हिज infinite beauty, godness, grace of body and mind. He is his earthly symbol, his image on earth। मतलब ये एक पैराग्राफ है, बहुत हार्ड नहीं था शायद, इसमें मुझे नहीं लगता कोई भी मीनिंग ऐसी थी जो हमें नहीं आ रही हो, अच्छे से हमने कर दिया था, हार्ड नहीं दिया था, मतलब इजी था। ठीक है, तो ये हमें हिंदी अनुवाद इसका करना था। ये भी 10 नंबर का है, देख रहे हो आप कि नंबर बटोरने के कितने अच्छे हैं। और ये हमारा आ गया निबंध। तो 3 निबंध थे दोस्तों, राजस्थान में पर्यटन और विकास के आयाम, इलेक्ट्रिक मीडिया और समाज, भारतीय न्यायपालिका की सक्रियता, उपादेयताएं और संभावनाएं। तो मुझे याद है मैंने लिखा था न्यायपालिका की सक्रियता में, उधर पॉलिटी में तो मिला नहीं था दूसरे दोस्तों, सेकंड और फर्स्ट पेपर में दोनों में मैं ढूंढ रही थी सक्रियता, और ये सब हम बहुत अच्छे से तैयार करते हैं, उधर तो मिला नहीं था ये, इधर मिल गया। तो मैंने कहा हाँ अब मिल गया, अब लिखेंगे शानदार वाला, सारे केस वेस सब इसमें लिख डाले थे, मतलब बहुत मस्त वाला निबंध लिखा था। 20 नंबर का निबंध है, नंबर देखेंगे कैसे क्या आते हैं वो तो बाद में पता चलेगा, लेकिन मन का निबंध आ गया था। मुझे लगा कि ये पर्यटन पे तो मोस्टली इजी निबंध हो जाएगा, इतना कुछ मिलेगा नहीं लिखने को। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जैसे मेरा फील्ड नहीं है तो मैंने इसको चूज़ नहीं किया। पॉलिटी अच्छी है। सॉरी। और अच्छा क्वेश्चन था, मतलब आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि जैसे हम न्यायिक सक्रियता वाले क्वेश्चन का एक आलोचनात्मक उत्तर लिख रहे हैं, मतलब समालोचनात्मक उत्तर लिख रहे हैं, जिनमें हमें सक्रियता क्या होती है, कैसे सक्रियता व्यवहार में आई, फिर क्या कमियां हैं और क्या इसमें सुधार किए जाने चाहिए, वही सारी चीज़ें इसमें लिखनी थी। मज़ा आ गया, मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन है, पेज भी आसानी से लिखने को मिले, देखिए कितने सारे पेज मिले हैं। तो अच्छा सा एक निबंध लिख दिया। जो लोग अभी मेंस दे, मतलब जिन लोगों ने मेंस दिया, आप लोग भी बताइएगा आपने किस पर निबंध लिखा, देखते हैं कि ज़्यादा किन बच्चों ने निबंध लिखा है, कौन से टॉपिक पे लिखा है ना। आगे चलते हैं। अब दोस्तों इंग्लिश का पार्ट शुरू होता है, वो सब हिंदी चल रही थी। हिंदी आती है दोस्तों 120 नंबर की और इंग्लिश आई थी 80 नंबर की, है ना। ये तो फिक्स होता है कि इतने इतने की ही आएगी, क्योंकि इंग्लिश पे थोड़ा कम ध्यान देना होता है और हिंदी ज़्यादा चलती है अपने राजस्थान में, इसलिए हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो ये दोस्तों ये क्वेश्चन है, 1 से 10 तक 10 सेंटेंस दिए थे और इसमें आइडेंटिफाई द एरर आइडेंटिफाई करनी थी, कहाँ गलती है ये ढूंढना था। तो व्हाट इज़ डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट, ही वाज पेन्ड टू रियलाइज that he had a little leisure left. His news channel aspired to have 1 million viewers until the weekend. He is taking a tea evening every morning. तो इसमें कमियां ढूंढनी थी दोस्तों। अब हिंदी मीडियम वालों के तो इंग्लिश में थोड़ा सा हाथ तंग ही रहता है, अब ढूंढनी होंगी। मुझे कुछ याद नहीं है मैंने कैसे और क्या किया था उस टाइम पे, पेपर का हैंगओवर ही ऐसा था, और एक 4th पेपर था तो वैसे भी हाँ अब ख़त्म हो गया, पिंड छोटा आखिरकार 1-1.5 साल से वो वाला भी हो रहा था। और मुझे तो खुद को पर्सनली याद ही नहीं है कि मैंने इनमें कौन कौन से एरर देखे थे। आप लोग देख लेना जो अभी तैयारी कर रहे हैं। माई आंटी वॉकड इन द गार्डन व्हेन आई मेट हर, लेट मी शो यू हाउ टू डू इट, कैन आई, व्हाट द स्टील, डिड दिस पिक्चर पेंटेड बाई राजा रवि वर्मा, और ही आस्क्ड दैट व्हाई हैव यू कैंसिल्ड द मीटिंग, ही सेड दैट ही वुड बी देयर अगेन टुमारो। तो ये 10 सेंटेंस दोस्तों एक एक नंबर के थे, हमें कमी इनमें बतानी थी। इसके बाद में दोस्तों ये व्याकरण, वो भी व्याकरण ही थी, ये एक एक वर्ड वाले कि चूज़ द सिमिलर वर्ड, दोस्तों पर्यायवाची टाइप होते हैं, ये हमें लिखना था सिमिलर, हाँ सिमिलर वर्ड इसका लिखना। तो एक तो था ये प्रिसीव और एक था अंडरस्टैंड या फिर एमिएबल, ठीक है। एक था इम्पेसिएबल और एक है परफेक्ट, ठीक है। चूज़ द वर्ड, ऑपोजिट मीनिंग लिखनी है, अर्बेन और इम्पोलाइट या फिर रूरल, है ना। इनका विलोम शब्द लिखना था, रेयर और ओपेक्यू, इनका मतलब कॉमन, ओपेक्यू का मतलब कॉमन भी होता है, इनका विलोम शब्द हमें लिखना था। और रीराइट, choosing the appropriate expression to form the meaningful sentence। तो दोस्तों ये हमें एक्सप्रेशन मतलब
रीराइट चूजिंग द अप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन। अच्छा, ये जो जो अंडरलाइन किए हुए हैं ना, जो हमें फ्रेजल वर्ब है ये, है ना, इनको वापस दूसरे पैराग्राफ में लिखना है। मतलब एक तरह से पहले हमको इनका मीनिंग समझना है कि इसका मीनिंग क्या है, और फिर हमें रीराइट करना है एक अन्य क्वेश्चन में, है ना। मतलब एक दूसरा सेंटेंस बनाना है जिसमें इसी फ्रेजल वर्ब को उपयोग करना है हमें, है ना। तो ऐसा मतलब वैसे सिलेबस में ऐसे थे नहीं कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये इस बार के प्रयोग है कि ऐसे भी क्वेश्चन रीराइट भी करवाए जा सकते हैं, लेकिन अच्छे क्वेश्चन थे। टेकन ओवर हमने इस तरह से फ्रेजल वर्ब रटी थी वैसे कि ये हमारे जैसे 300-400 फ्रेजल वर्ब हमने पढ़ी थी और उनके वाक्य में प्रयोग पढ़े थे, तो उनसे ये क्वेश्चन हो गए थे कि इसमें टेकन ओवर फ्रेजल वर्ब है और इसमें है एट ओट्स एंड एंड्स, मतलब ये है दोस्तों मुहावरा। एट ड्रग्स ड्रॉन, है ना। तो इन दोनों को हमें रीराइट करना था और इसमें भी रीराइट ही करना है। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड या फ्रेज, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो इसमें भी हमें करेक्ट वर्ड और फ्रेज ढूंढना था और उसको रीराइट करना था। तो आप देख लीजिएगा, इट लुक द बॉम्ब स्क्वायर में स्क्वाड मैनी आवर्स टू डिफ्यूज़ या फिर डिफ्यूज़, इसमें कौन सा डिफ्यूज़ आएगा ये बताना है इसमें, है ना, कि बॉम्ब डिफ्यूज़ जो होता है कौन सा डिफ्यूज़ आएगा और उसके साथ फिर इस वाक्य को पुनः लिखना है। और इसमें हर रेजिलियंस एंड स्प्रिट हैज़ ऑलवेज शोन हर मेटल या फिर मेटल, कौन सा मेटल, METTLE या फिर METL ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट टाइम्स, है ना। ये हमें सही आंसर मतलब सही वाला वर्ड लेके फिर से इस सेंटेंस को लिखना था। और राइट ए वन वर्ड टू द सब्सटीट्यूट फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, हमें इसके लिए एक वन वर्ड लिखना था। ये भी सिलेबस में होते हैं तो ये हम पढ़ते हैं। ए पर्सन हु इज़ प्राइमरली कंसर्न्ड विद मेकिंग मनी एट द एक्सपेंस ऑफ इथिक्स, है ना, इसके लिए एक वन वर्ड लिखना था। ए क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट और क्राफ्ट, इसके लिए लिखना था। ठीक है, ये छोटे वाले क्वेश्चन हो गए, 20 नंबर के हो गए। या बड़े वाले आ जाएंगे दोस्तों, ये 10 नंबर का है। वही है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस ऑफ फॉलो। तो इसमें से देखो एक पैराग्राफ दिया है। अब इतना बड़ा पैराग्राफ देते हैं, इसको पढ़ने में कितना टाइम लग जाता है। ये पैराग्राफ दिया है और इसमें से फिर 5 क्वेश्चन दिए हैं, 2-2 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है और उनके हमें आंसर देने हैं। ऐसे करके 10 नंबर के क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो ये हम करते हैं ना 10th 12th में। 12th में तो नहीं होता, 10th में 8th में ये सब पढ़े हैं ना, वही सारी चीज़ें हैं, स्पेशल व्याकरण नहीं है कोई। ठीक है, ये हो गया। और फाइंड द वर्ड, ये मतलब एक वर्ड ढूंढना था हमें ये पैराग्राफ में से। ठीक है, और ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तो इन पांच सेंटेंस दिए हैं, 2-2 नंबर के हैं, इनको इंग्लिश में बदलना है। हल्दी में बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं। अब समय आ गया है कि अज्ञानता और निरक्षरता को जड़ से उखाड़ दे। नए बच्चे जो है ना, अभी से प्रैक्टिस करके देखना, ये है ना, कि आप कितना सही कर पाते हो। मज़ा आएगा आपको ये वाला पेपर करने में। क्या सितार बजाने में आपको आनंद आता है? भारतीय उपमहाद्वीप अनेक सभ्यताओं और संस्कृतियों का जनक है। राजा ने कैदी को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन थे, 2-2 नंबर के थे और हमें इनका इंग्लिश बनाना था। अब एक मेक ए प्रीसेस ऑफ फॉलोइंग पैसेज इन अबाउट 1/3 इट्स लेंथ, है ना। तो ये मतलब अपन को संक्षिप्तीकरण करना है, जो हमने हिंदी में किया था वही करना है सेम। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसका ये संक्षिप्तीकरण करना। और फिर आ गया हमारा निबंध। तो 10 नंबर का निबंध है, मतलब ये पैराग्राफ है, अभी निबंध नहीं है, ये पैराग्राफ है। तो दोस्तों, राइट ए पैराग्राफ ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। 200 वर्ड्स में हमको एक पैराग्राफ लिखना है दोस्तों। द फ्यूचर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, द इफेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे क्रेडिट कल्चर और ट्रैवलिंग हेल्प्स बिल्ड पर्सनैलिटी, है ना, ये हमें करने हैं। अब मुझे तो याद ही नहीं आ रहा मैंने कौन से पे किया था। द फेलियर ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, द इफेक्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे क्रेडिट कल्चर और ट्रैवलिंग हेल्प्स बिल्ड पर्सनैलिटी, शायद यही चूज़ किया होगा। इंग्लिश में तो इजी वाला ही चूज़ किया होगा, 3rd वाला। अगर आप लोगों ने मेंस दिए तो आप लोग बताइएगा आपने कौन सा टॉपिक इसमें से चूज़ किया था। और दोस्तों, ये था हमारा निबंध। ये है हमारा 10 नंबर का। 150 वर्ड्स में हमें निबंध नहीं है, सॉरी, ये विस्तारीकरण है ना, विस्तार करना है इन लाइंस का। एलोबरेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इन अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड्स। योर एनिमीज आर योर बेस्ट फ्रेंड, ऑल्स वेल
दैट एंड्स वेल, जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। मैंने थर्ड वाला चूज़ किया था, ये मुझे याद है ना, इसका मतलब विस्तार से हमें लिखना था। और ये है दोस्तों लेटर, राइट ए लेटर टू द जोनल मैनेजर नॉर्थ वेस्ट रेलवे दिल्ली डिस्क्राइबिंग द डिस्कम्फर्ट्स योर एक्सपीरियंस ड्यूरिंग द रिसेंट जर्नी, है ना। एक तो ये था, अथवा आप ये भी लिख सकते हो, राइट ए रिपोर्ट ऑन द पैथेटिक कंडीशन ऑन योर पब्लिक जूज इन राजस्थान, है ना। इन दोनों में से एक पे हमें लिखना है, या तो लेटर लिख सकते हो या फिर रिपोर्ट लिख सकते हो, ठीक है। और ये फिर रफ वर्क के लिए आ गया, ठीक है। ये मतलब इसमें जो है पैराग्राफ दे दिया, एक वृद्धि दे दी, और एक ये दे दिया एलो, हाँ वृद्धिकरण दे दिया, एक दे दिया दोस्तों पैराग्राफ, जो ये निबंध जैसे ही हो गए वैसे सारी चीज़ें। एक दे दिया बड़ा वाला ये मतलब इसको हिंदी पैसेज दे दिया एक। तो ये था दोस्तों हिंदी और इंग्लिश का पेपर। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कैसा लगा नए वाले बच्चों को ये बताइए आप तो, है ना। और ये तो समझ में आ ही गया होगा, बहुत बड़ा पेपर है, 3 घंटे में सलटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, सिर्फ प्रैक्टिस और राइटिंग प्रैक्टिस पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो आप लोग अभी से कुछ कुछ लिखते रहिए, हाथ को खाली मत छोड़िएगा, क्योंकि एक बार आदत छूट जाती है ना, फिर वापस से लाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। तो कुछ कुछ डेली दिन में 3 4 5 6 पेज अभी से शुरू कर दीजिएगा। तो थैंक यू वेरी मच। पेपर कैसा लगा और करंट अफेयर्स वाले पे जो आपके रिव्यू मांगे हैं वो भी दीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।